लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशेन किसी तरह अपनी जान बचते बचाते हुए ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल लौट आया था। जब वो क्लास अटेंड कर रहा था तभी क्लास में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम जू क्विन था। वो हानशेन को हाल ही फिलहाल होने वाले मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए कहता है। उसकी रिक्वेस्ट पर पहले तो हानशेन मना करने वाला था, लेकिन फिर वो मान जाता है क्योंकि यहाँ पर सवाल ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल की इज्जत का था। अब आगे हानशेन जू क्विन के साथ रजिस्ट्रेशन करने चला जाता है एंड फाइनली आधे घंटे की प्रोसेस के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया था। रजिस्ट्रेशन में उसने अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स डाले थे एंड उसका एक नया आईडी नेम बनाया गया था। इस बार उसने जो अपना आईडी नेम रखा था वो था ब्लैक फिस्ट किंग। इस आईडी नेम ने सभी को चौंका दिया था। जू क्विन को नहीं लगा था कि हानशेन ऐसा कोई आईडी नेम रखेगा, लेकिन फिर हानशेन की मर्जी थी एंड उसने ये आईडी नेम रखा था। जू क्विन से थोड़ी और डिटेल्स लेने के बाद हानशेन वहाँ से सीधा अपनी फिजिकल फिटनेस चेक करने आ जाता है। काफ़ी टाइम हो गया था उसने अपनी फिजिकल फिटनेस चेक नहीं की थी, इसलिए अभी के उसे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी अपनी फिजिकल फिटनेस के बारे में। सभी टेस्ट एक के बाद एक देने के बाद फाइनली हानशेन को रिजल्ट मिल जाता है। जब हानशेन अपना रिजल्ट चेक करता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसकी फिजिकल फिटनेस 16 के आसपास की थी एंड ये सच में काफ़ी कमाल की बात थी, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम अनइवॉल्व इंसान होते थे जिनकी फिजिकल फिटनेस 15 से ऊपर जा पाती थी एंड हानशेन की चली गई थी। इसका मतलब ये था कि हानशेन अभी के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। हानशेन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पास एक बंदा आता है। हानशेन जब उस बंदे को देखता है तो तुरंत पहचान जाता है ये कोई और नहीं बल्कि मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट का नंबर 1 स्टूडेंट यांग शाओ था। यांग शाओ कहता है तो तुम इस बार मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हो हमारे एकेडमी की तरफ से। तो इस पर हानशेन मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, और तुम भी ले रहे हो ना। तो इस पर यांग शाओ कहता है नहीं। यांग शाओ के जवाब ने हानशेन को चौंका दिया था। यांग शाओ ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट स्टूडेंट था, ऐसे में कंपटीशन में हिस्सा क्यों नहीं ले रहा था यह हानशेन जानना चाहता था। इसलिए उससे पूछता है आखिर तुम हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हो। तो यांग शाओ अजीब तरह से कहता है जब मुझे पता है कि हम कंपटीशन हारने ही वाले हैं तो आखिर मैं हिस्सा क्यों लूं। यांग शाओ के जवाब ने हानशेन को चौंका दिया था। उसे नहीं लगा था कि यांग शाओ इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होगा, लेकिन तभी उसके मन में एक आइडिया आता है और वो कहता है ठीक है, तो चलो अभी के लिए हम लोग फाइट करते हैं। फाइट में 9 राउंड्स होंगे और ये फाइट ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग की होगी। जो भी 9 में से 5 राउंड जीतेगा वो इस फाइट का विनर होगा एंड अगर वो फाइट मैं जीता तो तुम्हें हमारी एकेडमी की तरफ से ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग के इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना होगा, और अगर तुम वो फाइट जीते तो मैं तुम्हारी कोई एक शर्त मान लूँगा। तो इस पर यांग शाओ इस शर्त रखता है कि अगर हानशेन इस फाइट में हारा तो हानशेन मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेगा। हानशेन भी मान जाता है और उन लोगों की फाइट शुरू होने को आ जाती है, लेकिन फाइट के पहले वो टॉस करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि पहले अटैक कौन करेगा। हानशेन जल्दी से कॉइन फ्लिप करता है एंड यांग शाओ टेल्स चूज करता है एंड टेल्स ही आ जाता है। इस वजह से अटैकिंग का पहला मौका यांग शाओ को मिला था। हानशेन और यांग शाओ दोनों ही आमने सामने खड़े हो जाते हैं और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। यांग शाओ जल्दी से एक फिस्ट रेडी करता है और उसे हानशेन की तरफ शूट कर देता है। पंच बहुत तेज़ी से हानशेन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन हानशेन जब उसे ध्यान से देखता है तो हानशेन समझ जाता है भले ही इस पंच ने एक पावरफुल एयर फ्लो बनाया हो, लेकिन इस पंच में कोई मर्डरस इंटेंशन नहीं दिख रहा है, इस वजह से ज़रूर ये वाइट फिस्ट होगा। जैसे ही हानशेन को ये समझ आता है हानशेन उसे ब्लॉक ना करने का डिसीजन लेता है एंड कुछ ही पलों में यांग शाओ का पंच हानशेन के सामने आकर रुक जाता है। मतलब हानशेन ने जो सोचा था वो बिल्कुल सही था, ये वाइट फिस्ट ही थी। यांग शाओ को लगता है कि हानशेन लकीली ये राउंड जीत गया है एंड इस वजह से अभी के लिए वो हानशेन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। हानशेन अभी के लिए खुश था क्योंकि अब उसके अटैकिंग की बारी थी। वो जल्दी से रेडी हो जाता है और यांग शाओ की तरफ एक पंच शूट करता है। पंच काफ़ी स्लोली बढ़ रहा था
यांगशाओ अच्छी तरह से जानता था जब ब्लैक फिस्ट आती थी तो उसके अंदर एक मर्डरस इंटेंशन होता था, साथ ही साथ मसल में मूवमेंट भी होती थी। इस वजह से अभी के लिए वो हानशैन को काफ़ी क्लोजली देख रहा था, पर काफ़ी देर तक देखने के बाद भी उसे हानशैन की बॉडी में कोई खास मूवमेंट नहीं दिखती है। इसलिए उसे ऐसा लगता है कि ये वाइट फिस्ट है एंड वो इसे ब्लॉक ना करने का डिसीजन लेता है। लेकिन तभी अचानक से ओपन ज़ोरदार तरीके से आकर यांगशाओ को लगता है और यांगशाओ कई कदम पीछे चला जाता है। अभी के लिए वो घायल भी हो गया था क्योंकि हानशैन ने जो मारी थी वो असल में ब्लैक फिस्ट थी। यांगशाओ को भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर वो अपने डिसीजन में गलत कैसे हो गया। देखने में तो वाइट फिस्ट जैसी ही लग रही थी, तो आखिर वो ब्लैक फिस्ट कैसे बन गई। पर अभी के लिए उनका राउंड चालू था, इसलिए वो रुक नहीं सकता था। हानशैन अगला पंच शूट करता है। यांगशाओ उसे भी ध्यान से देखने लगता है, लेकिन इसमें भी उसे किसी तरह की कोई मोमेंटम नहीं दिखती है। साथ ही साथ अभी के लिए पंच काफ़ी स्लोली उसकी तरफ बढ़ रहा था। इस वजह से उसे लगता है कि ये भी वाइट फिस्ट है। लेकिन जैसे ही वो पंच यांगशाओ के करीब पहुंचता है, अचानक से उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो सीधा जाकर यांगशाओ की नाक पर लगता है। अभी के लिए इस वजह से यांगशाओ की नाक से खून आने लगा था एंड उसकी नाक लाल भी हो गई थी। यांगशाओ को समझ आ रहा था कि हानशैन अभी के लिए अपनी साइकोलॉजी एंड अपने मसल्स को काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने हाथों में मौजूद स्ट्रेंथ को भी मॉडिफाई कर सकता है। मतलब अगर वो चाहे तो एंड मोमेंट पर अपने हाथों में स्ट्रेंथ ला सकता है या उनकी स्ट्रेंथ गायब भी कर सकता है। एंड ऐसी काबिलियत लगभग ना के बराबर लोगों के पास होती थी। उनका ये मैच काफ़ी देर तक जारी रहता है, लेकिन यांगशाओ सभी के सभी राउंड्स हार जाता है। यांगशाओ को हराने के बाद हानशैन वहाँ से जाते हुए कहता है, अपने वादे के मुताबिक तुम्हें जाकर अब कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। यांगशाओ भी अपने वादे से पीछे हटने वाला नहीं था, इसलिए वो भी मान जाता है। इधर हमें मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट के लिए लगातार तैयारियां चल रही थी। सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन कोच चैन को अभी भी इस बात की चिंता थी कि यांगशाओ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यांगशाओ उनके डिपार्टमेंट का बेस्ट स्टूडेंट था। कंट्री में वो टॉप 20 में गिना जाता था, लेकिन इसके बावजूद वो ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग में हिस्सा नहीं ले रहा था। इस वजह से उनका डिपार्टमेंट अब कमज़ोर पड़ने वाला था। कोच चैन अभी के लिए यही सोच रही थी कि वो किस तरह यांगशाओ को कंपटीशन ज्वाइन करने के लिए मना सकती हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर यांगशाओ आ जाता है, जो कोच चैन को देखते ही कहता है, कोच मुझे आप फॉर्म दे दीजिए, मैं ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग कंपटीशन के लिए साइन अप कर रहा हूँ। अचानक से उसके बदले हुए डिसीजन ने कोच चैन को चौंका दिया था। वो पूछती हैं, आखिर तुमने अपना डिसीजन अचानक से कैसे बदल लिया? तो वो उसके और हानशैन के कंपटीशन के बारे में सब कुछ बता देता है। जब कोच चैन को ये पता चलता है कि हानशैन ने अभी के लिए यांगशाओ को 0 पॉइंट्स के साथ हरा दिया है, मतलब हानशैन और यांगशाओ के बीच हुई कंपटीशन में यांगशाओ एक भी पॉइंट हासिल नहीं कर पाया है, तो अभी के लिए शॉक हो गई थी। एंड अब उन्हें पूरा भरोसा हो गया था कि इस बार का ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग कंपटीशन वही जीतेंगी। इधर इन सभी से दूर हमें हानशैन को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के कैंपस में घूम रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, हानशैन तो तुम जिंदा हो। वो आवाज़ सुनकर जब हानशैन आवाज़ की डायरेक्शन में देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी के लिए एक बेंच पर पिंगक्विंग बैठी हुई थी, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। पिंगक्विंग को वहाँ पर देखकर हानशैन चौंक जाता है एंड जल्दी से उसके पास जाकर उससे चौंक कर पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो इस पर पिंगक्विंग कहती है, मैं ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल की एक एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ एंड अगले 2 सालों तक मैं यहीं पर रुकने वाली हूँ, मतलब मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तो क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे? तो इस पर हानशैन उसका स्वागत करते हुए कहता है, हाँ आपका स्वागत है। लेकिन हानशैन समझ गया था कि ज़रूर ये लड़की यहाँ पर किसी बुरे इंटेंशन के साथ आई है। एंड उसकी इस बात का कन्फर्मेशन भी बहुत जल्द हो जाता है, क्योंकि जब हानशैन उससे बातें करने लगता है
तो पिंकविंग बार बार उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। इस बात से हानशन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि पिंकविंग कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, इसलिए उससे पूछता है, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो पिंकविंग हंसते हुए कहती है, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। देखो, अभी के लिए हम लोग स्टील आर्मर बेस में एक ऑक्शन रखने जा रहे हैं। उसमें हम कई तरह के पिस्तौल बेचने वाले हैं। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम उस ऑक्शन से पिस्तौल खरीद सकते हो। ये सुनकर हानशन थोड़ा सोच में पड़ जाता है एंड उन सभी पिस्तौल की लिस्ट देखता है जो अभी के लिए ऑक्शन में रखी जाने वाली थी। हानशन को पता चलता है कि ऑक्शन में कई तरह की न्यूटन पिस्तौल रखी जाने वाली थी, लेकिन हानशन की दिलचस्पी तो सिर्फ स्केर्ड ब्लड रैंक की पिस्तौल में थी। लकीली ऑक्शन में 2 स्केर्ड ब्लड रैंक की पिस्तौल भी रखी जाने वाली थी, जिनमें से एक उड़ने वाले पंख थे तो दूसरी थी एक ट्राइडेंट, एक सिल्वर कलर का ट्राइडेंट। हानशन को पंखों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि अभी के लिए उसके पास पहले से ही पंख थे जिनका वो यूज़ कभी भी कर सकता था, लेकिन उसका जो मेन इंटरेस्ट था वो ट्राइडेंट में था। हानशन के पास हाल फिलहाल कोई स्केर्ड ब्लड रैंक का वेपन नहीं था, इसलिए वो अपने लिए एक स्केर्ड ब्लड रैंक का वेपन हासिल करना चाहता था। वो पिंकविंग से पूछता है, आखिर सिल्वर ट्राइडेंट की कीमत कितनी होगी? तो पिंकविंग मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे तो इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन तुम एक खास इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट देती हूँ। अगर तुम ये ट्राइडेंट खरीदोगे तो तुम्हें हमें इसके लिए सिर्फ 23 करोड़ रुपए देने होंगे। 23 करोड़ रुपए सुनकर हानशन शॉक हो जाता है। अब उसे समझ आ रहा था कि एक स्केर्ड ब्लड रैंक की पिस्तौल की कीमत कितनी ज़्यादा हो सकती थी। हानशन हिचकिचाते हुए कहता है, वो पिंकविंग, मेरे पास अभी के लिए 23 करोड़ रुपए नहीं हैं। क्या हम किसी और तरह से ये ट्राइडेंट की डील कर सकते हैं? तो इस पर पिंकविंग मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं। अगर तुम्हारे पास 23 करोड़ रुपए नहीं हैं तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। अगर तुम हमारे वॉरियर गॉड क्लब को ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें ट्राइडेंट फ्री में दे दूंगी। ये सुनकर हानशन थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो डिसीजन लेता है कि वो एक क्लब ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो क्लब ज्वाइन करता तो उसके ऊपर क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती। हानशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए ही तो अभी के लिए इंपीरियल स्टील इंडस्ट्री के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। तो ऐसे में आखिर वो किस तरह वॉरियर गॉड क्लब को ज्वाइन करने के ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता था? साथ ही साथ अगर वो वॉरियर गॉड क्लब को ज्वाइन करता तो उसे पिंकविंग के अंडर काम करना पड़ता एंड वहाँ पर पिंकविंग न जाने कितनी बार उसे सिड्यूस करती। इस वजह से अभी के लिए उसने पिंकविंग की इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। हानशन को उसका ऑफर रिजेक्ट करता देख पिंकविंग कहती है, अगर तुम हमारे वॉरियर गॉड क्लब को ज्वाइन करोगे तो तुम इस ट्राइडेंट के साथ साथ और भी कई बेनिफिट्स मिलेंगे। ये कहकर वो हानशन के और ज़्यादा क्लोज आ जाती है। अभी के लिए हानशन उसकी बॉडी के टच को तक महसूस कर पा रहा था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो पिंकविंग को दूर करते हुए कहता है, देखो अभी के लिए मैं तुम्हारा क्लब ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन पिंकविंग उससे बुरी तरह से चिपकी हुई थी। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर पीछे से एक हाथ आता है जो अभी के लिए हानशन और पिंकविंग इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर देता है। हानशन जब उस हाथ को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये हाथ असल में यानरेन का है। यानरेन गुस्से में पिंकविंग से कहती है, आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को सिड्यूस करने की? तो इस पर पिंकविंग उसे घूरते हुए कहती है, मैं उसे सिड्यूस नहीं कर रही थी, हम लोग बस काम की बात कर रहे थे। ये सुनकर यानरेन गुस्से में कहती है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिख रही हूँ? और वो दोनों अभी के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। इधर उन दोनों की लड़ाई देख आसपास स्टूडेंट जमा हो जाते हैं जो आपस में बातें करने लगते हैं। अरे ये तो वो एक्सचेंज स्टूडेंट पिंकविंग है ना, जिसका बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। आखिर वो हानशन के लिए यानरेन से क्यों लड़ रही है? आखिर बात क्या है? बहुत से लोगों को यहाँ चल रही बात का कुछ पता नहीं था, लेकिन अभी के लिए काफ़ी सारे लोग हानशन से जेलस हो रहे थे, क्योंकि दो सुंदर लड़कियाँ अभी के लिए उसके लिए लड़ रही थी एंड ऐसा मौका उनमें से किसी लड़के को कभी नहीं मिला था। इस वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहे थे। जब वो दोनों शांत नहीं होती हैं
तो हानशैन को बीच में आकर उन्हें शांत करना पड़ता है। एंड फाइनली पिंगविन हानशैन को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसने ये भी कहा था कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे। इधर पिंगविन के वहाँ से जाने के बाद अब यानरेन हानशैन को गुस्से में घूरने लगती है एंड गुस्से में कहती है, पिछली बार तुम्हारे साथ यूजुन थी और अब ये पिंगविन है, तुम नहीं सुधरोगे, तुम लड़कियों के साथ रहना बंद नहीं करोगे ना, चलो आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाती हूँ। और वो हानशैन के पीछे दौड़ना शुरू कर देती है एंड बेचारा हानशैन अपनी जान बचाकर किसी तरह वहाँ से भागना शुरू कर देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं एंड फाइनली अब मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट का दिन बहुत करीब आ जाता है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। ये असल में इंटर्न वैन थी, जो अभी के लिए रिपोर्टर फैंग के पास इंटर्नशिप करने आई थी। रिपोर्टर फैंग ने उसे ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल और सैंड्रे मिलिट्री स्कूल के बीच में होने वाले मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट को टेलीकास्ट करने के लिए कहा था एंड साथ ही साथ उन्होंने ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल को सपोर्ट करने के लिए भी कहा था। लेकिन इंटर्न वैन की नज़रों में ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल एक काफ़ी कमज़ोर मिलिट्री स्कूल था एंड उसे पूरा भरोसा था कि इस बार का मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन भी ज़रूर सैंड्रे मिलिट्री स्कूल ही जीतेगा। इसलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि अभी के लिए वो रिपोर्टर फैंग की बात ना मानकर ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल की बजाय सैंड्रे मिलिट्री स्कूल को सपोर्ट करेगी। फाइनली मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट का दिन भी आ जाता है। अभी के लिए एक हॉल में मौजूद थी। कुछ ही पलों में वहाँ पर ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के सभी स्टूडेंट कोच चैन के साथ एंटर करते हैं। उन लोगों को वहाँ पर देखकर वो जल्दी से उनका इंटरव्यू लेने जाती है एंड कोच चैन से पूछती है, कोच चैन, जैसा कि आप जानती हैं सैंड्रे मिलिट्री स्कूल एक काफ़ी पावरफुल अपोनेंट है, तो उन्हें अच्छी टक्कर देने के लिए क्या आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है? तो इस पर कोच चैन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती हैं, हमें किसी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत ही नहीं है। एंड उनकी ये बात सुनकर इंटर्न वैन शॉक हो जाती है एंड उसके बाकी के सवाल उसके गले में ही रह जाते हैं। उसे तो लगा था अभी के लिए कोच चैन ये कहेंगी कि हाँ उन्होंने एक पावरफुल स्ट्रेटेजी बनाई है एंड इसी के ऊपर उसने आगे के सवाल तैयार कर रखे थे, लेकिन अभी के लिए कोच चैन के जवाब ने उसे चौंका दिया था। फाइनली वो थोड़ा खुद को शांत करती है एंड फिर सीधा यांगशाओ के पास जाकर उससे पूछती है, यांगशाओ, जैसा कि तुम जानते हो तुम ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, सभी की नज़रें अभी के लिए तुम पर ही टिकी हुई हैं, तो ऐसे में तुम्हारा नू चैंग के बारे में क्या सोचना है, जो सैंड्रे मिलिट्री स्कूल का नंबर 1 ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग मार्शल आर्टिस्ट है। तो इस पर यांगशाओ थोड़ा सोचते हुए कहता है, नू चैंग? आखिर ये कौन है? मैं नहीं जानता हूँ नू चैंग कौन है, इस वजह से मैं उसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं भी कोच चैन की बात को ही सपोर्ट करूँगा। हमें इस बात पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार का एक कॉन्टेस्ट हम ही जीतेंगे। एंड उसकी बात सुनकर इंटर्न वैन दोबारा से शांत हो जाती है। वो अब हानशैन के पास जाती है और उससे कहती है, तुम देखने में एक नए स्टूडेंट लग रहे हो, वैसे तुम्हारा भी के लिए सैंड्रे मिलिट्री स्कूल के बारे में क्या सोचना है? तो इस पर हानशैन कहता है, मैं भी अभी के लिए कोच चैन की बात को ही सपोर्ट करूँगा। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार हम ही जीतेंगे। सभी के ऐसे जवाबों ने इंटर्न वैन को शॉक कर दिया था। वो अभी के लिए समझ नहीं पा रही थी कि उसे अब आगे क्या कहना चाहिए। इधर ये सारा इंटरव्यू इंटरनेट पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। जब लोग इस इंटरव्यू को देखते हैं तो उन्हें बस ऐसा लगता है कि ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल अभी के लिए फेंक रहा है। वहीं सैंड्रे मिलिट्री स्कूल के कोच अपने स्टूडेंट्स को ये इंटरव्यू दिखाते हैं और उनके स्टूडेंट भी अभी के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि इस बार का मैच वही जीतेंगे। वो लोग ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे थे। आखिर ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल जैसा लो रैंकिंग स्कूल उनका मुकाबला कैसे कर सकता था? वो लोग तो अभी के लिए ये सोच रहे थे कि उन्हें सबसे पहले मैच के लिए किसे भेजना चाहिए। एंड फाइनली थोड़ा सोचने के बाद वो लोग डिसीजन लेते हैं कि अभी के लिए वो पहले मैच के लिए ली यू को भेजेंगे। ली यू पॉइंट टॉकर नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस था, यही उसकी आईडी भी थी एंड वो इनमें से सबसे ज़्यादा यंग था। सभी को लग रहा था कि ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल जैसे कमज़ोर अपोनेंट को हराने के लिए तो वाइन टॉकर ही काफ़ी है, उनमें से किसी और को कंपटीशन में हिस्सा तक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपटीशंस के रूल ऐसे थे
पहला राउंड शुरू होने के बाद जो भी हारेगा वो बाहर हो जाएगा, लेकिन जो जीतेगा वो वहीं पर रहकर अगले राउंड के लिए कंटिन्यू कर सकता है। ऐसे में अगर कोई बंदा पहले अपोनेंट को हरा देता है तो दूसरे अपोनेंट के साथ भी फाइट कर सकता है, एंड दूसरे अपोनेंट को हरा देता है तो वही बंदा तीसरे अपोनेंट के साथ भी फाइट कर सकता है। ऐसे में अगर कोई पावरफुल अपोनेंट आ गया तो वो एक अकेला अपोनेंट ही पूरी की पूरी टीम को हराने की दम रखता था। अभी के लिए सैंड्रे मिलिट्री स्कूल को पूरा भरोसा था कि वाइन टॉकर आसानी से ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के सारे स्टूडेंट को हरा देगा। इस वजह से वो लोग काफ़ी चिल मोड में थे। कुछ ही पलों में कंपटीशन शुरू हो जाता है। पहला मुकाबला वाइन टॉकर एंड ब्लैक फिस्ट किंग के बीच होने वाला था। ये एक वर्चुअल मैच था, मतलब इस मैच में दोनों अपोनेंट आमने सामने तो खड़े होंगे, लेकिन जो लड़ेंगे वो असल में उनके वर्चुअल वर्जन होंगे। ऐसे रूल्स इस वजह से बनाए गए थे ताकि फाइट में स्टूडेंट को कोई रियल चोट ना आए एंड कोई भी स्टूडेंट रियल में घायल ना हो। एंड ये रूल सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी थे। जब वाइन टॉकर को पता चलता है कि अभी के लिए उसका मुकाबला एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर से होने वाला है, जो असल में मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट से है भी नहीं बल्कि आर्चरी डिपार्टमेंट से है, तो उसे ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल की कंडीशन पर तरस आने लगता है। उसे लगने लगा था कि ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट में बहुत ही कम स्टूडेंट हैं एंड वो भी बहुत ही कम पावरफुल हैं। इस वजह से उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट से स्टूडेंट लाने पड़े हैं। खैर, अगले कुछ ही पलों में फाइट शुरू हो जाती है। वाइन टॉकर और ब्लैक फिस्ट किंग, जो कोई और नहीं बल्कि हानशन था, वो अभी के लिए आमने सामने खड़े हुए थे। पहला अटैकिंग चांस हानशन को मिलता है। हानशन तेजी से आगे बढ़ने लगता है एंड सीधा एक ज़ोरदार पंच मारता है। पंच में काफ़ी ज़्यादा पावर लग रही थी, लेकिन जब वाइन टॉकर उसे ध्यान से देखता है तो वो समझ जाता है इसमें मोमेंटम की कमी है। एंड वो समझ गया था अभी के लिए एक वाइट फिस्ट है, इसलिए वो उसे ब्लॉक करने की कोशिश नहीं करता है एंड वो पंच सीधा आकर उससे टकरा जाता है। जब वो पंच उससे सीधा टकराता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ये असल में एक ब्लैक फिस्ट थी। अभी के लिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक वाइट फिस्ट ब्लैक फिस्ट में कैसे बदल गई। हानशन ने अभी के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया था। अगर वो 3 पॉइंट हासिल कर लेता तो सामने वाला अपोनेंट हार जाता। हानशन दूसरा पंच मारने जाता है, लेकिन जब वाइन टॉकर दूसरे पंच को भी देखता है तो भी उसे ऐसा ही लगता है कि एक वाइट फिस्ट है एंड वो उसे ब्लॉक नहीं करता है। लेकिन वो पंच सीधा आकर उससे टकरा जाता है एंड उसे चोटें भी आ जाती हैं। अच्छी बात ये थी कि उसका वर्चुअल वर्जन था, वरना अगर ये रियलिटी होती तो उसकी हालत अभी के लिए बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई होती। अभी के लिए उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो लगातार 2 पॉइंट्स हार चुका है। इधर सैंड्रे मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट जो ये फाइट देख रहे थे, उन्हें भी अभी के लिए इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। अब तीसरे पंच की बारी थी। हानशन जोरदार पंच मारने आता है। उस पंच को अपनी तरफ बढ़ता देख फिर से उसे ऐसा लगता है कि एक वाइट फिस्ट है। अभी के लिए वो कंफ्यूज हो गया था कि ये वाइट फिस्ट है या ब्लैक फिस्ट है। इसमें ना ही तो मोमेंटम था, तो आखिर में ये ब्लैक फिस्ट कैसे हो सकती थी। लेकिन हानशन ने पिछली 2 बार तो ब्लैक फिस्ट ही मारी थी, इसलिए अभी के लिए पूरी तरह से कंफ्यूज था एंड वो डिसीजन ले पाता इससे पहले ही आकर वो पंच उससे टकरा जाता है एंड वो हार जाता है। अभी के लिए हानशन ने वाइन टॉकर को 0-3 के स्कोर से हरा दिया था। जो भी मैच देख रहा था वो सभी शॉक थे। अभी के लिए इंटर्न वैन, जो लगातार सैंड्रे मिलिट्री स्कूल की तारीफ किए जा रही थी, वो भी शॉक थी। वो जल्दी से अपने शब्दों को संभालते हुए कहती है, सैंड्रे मिलिट्री स्कूल का स्टूडेंट वाइन टॉकर असल में काफ़ी ज़्यादा यंग है और वो सबसे ज़्यादा वीक है। ऐसे में इस बार लकीली ब्लैक फिस्ट किंग जीत गया, लेकिन आगे उसका जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। यानरैन और लिली जो ये मैच इंटरनेट पर देख रहे थे, उन्हें समझ में आने लगता है कि अभी के लिए इंटर्न वैन सैंड्रे मिलिट्री स्कूल को सपोर्ट कर रही है। वो लोग इस बात से काफ़ी नाराज़ थे, लेकिन वो किसी का ओपिनियन तो बदल नहीं सकते थे। दूसरा राउंड शुरू हो जाता है एंड अब हानशन के सामने ब्लेजिंग सन नाम का अपोनेंट आया था। उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है एंड हानशन उसे भी 0-3 के स्कोर से हरा देता है। अभी के लिए हानशन ने जितने स्मूथली 2 अपोनेंट्स को हराया था, उसे किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वो एक आर्चरी स्टूडेंट है एंड वो भी फर्स्ट ईयर का। अब तीसरा, चौथा
इन दोनों अपोनेंट को भी हानशेन 0-3 की स्कोर से हरा चुका था। हानशेन ने अकेले ने सेंट्रल मिलिट्री स्कूल की हालत खस्ता कर दी थी। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर एक नया आया हुआ बंदा इतने आसानी से इतने प्रोफेशनल लोगों को कैसे हरा सकता है। लेकिन अभी भी सभी की एक उम्मीद बाकी थी, जो था नू चैंग। नू चैंग सेंट्रल मिलिट्री स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट था एंड सेंट्रल मिलिट्री स्कूल के उस एक स्टूडेंट को हटा दिया जाए तो वो आज तक किसी से नहीं हारा था। उसका माइंड पानी की तरह क्लियर था, ऐसे में उसे कोई भी इजीली कंफ्यूज नहीं कर सकता था। कोच को अभी के लिए उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था। नू चैंग अभी के लिए बैटलफील्ड पर आ चुका था। वो और हानशेन दोनों आमने सामने खड़े हुए थे। नू चैंग और हानशेन अभी के लिए दोनों आमने सामने खड़े हुए थे। दोनों की ही फाइट शुरू हो जाती है। हानशेन एक जोरदार पंच मारता है जो अभी के लिए तेजी से नू चैंग की तरफ बढ़ रहा था। नू चैंग जब ध्यान से उस पंच को देखता है तो उसे समझ आने लगता है कि एक वाइट फिस्ट है, क्योंकि इस पंच में किसी भी तरह का कोई खास मोमेंटम नहीं था। अभी के लिए हानशेन की मसल्स बिल्कुल भी मूव नहीं हुई थी एंड साथ ही साथ हवा में जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुई थी वो काफ़ी कम थी, जो कभी भी ब्लैक फिस्ट के तैयार होने पर नहीं होती थी। ब्लैक फिस्ट के तैयार होने पर बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन क्रिएट होती थी एंड अभी के लिए इसी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि ये वाइट फिस्ट है। नू चैंग अपने डिसीजन को कंफर्म करते ही इस फिस्ट को डॉज करने की कोशिश नहीं करता है एंड यही उसकी गलती थी। वो फिस्ट सीधा आकर उससे टकराती है एंड तब उसे जाकर पता चलता है कि उसने जो जजमेंट बनाई थी वो जजमेंट पूरी तरह से गलत थी। असल में ये एक ब्लैक फिस्ट ही थी जो अभी के लिए उसे लग चुकी थी। मतलब नू चैंग एक पॉइंट खो चुका था, हानशेन को एक पॉइंट मिल गया था। हानशेन अगला पंच रेडी करता है। वो पंच तेजी से नू चैंग की तरफ बढ़ रहा था। नू चैंग उसे किसी भी एंगल से देख ले, फिर भी अभी के लिए उसे ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि एक ब्लैक फिस्ट है एंड वो फिर से इसे डॉज करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन ये ब्लैक फिस्ट ही निकलती है एंड वो फिर से एक पॉइंट खो देता है। हानशेन तीसरा पंच मारता है एंड तीसरा पंच भी ब्लैक फिस्ट निकलता है, इसे नू चैंग अभी के लिए डॉज नहीं कर पाया था। रिजल्ट ने सभी को चौंका दिया था। किसी को भी नहीं भरोसा हो रहा था कि पानी की तरह साफ माइंड वाला नू चैंग भी अभी के लिए हानशेन की इन ट्रिक से नहीं बच पाया था। उस जैसा बंदा भी हानशेन की इन ट्रिक में फंस गया था, लेकिन जो सच था उसे कोई बदल नहीं सकता था। अभी के लिए सेंट्रल मिलिट्री स्कूल 0-5 के स्कोर से ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल से हार चुकी थी एंड एक ही बंदे ने, ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के एक ही बंदे ने उनकी हालत खस्ता कर दी थी। पूरे इंटरनेट पर बवाल मचा हुआ था। सभी लोग हानशेन की तारीफ कर रहे थे एंड सभी लोग अभी के लिए यही सोच में पड़े थे कि आखिर कोई बंदा अकेला ही इतने सारी चीज़ों में अच्छा कैसे हो सकता है। अभी के लिए इंटन वैन भी समझ गई थी कि रिपोर्टर फैंग आखिर उसे क्या समझाना चाहता था। रिपोर्टर फैंग ने हानशेन के बारे में ही बात की थी, लेकिन इंटन वैन अपने घमंड में कभी देख ही नहीं पाई कि हानशेन कितना काबिल इंसान है। पर इंटन वैन ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो फ्यूचर में हानशेन को सपोर्ट ज़रूर करेगी। अपने इस डिसीजन के साथ वो अनाउंस करते हुए कहती है, मैच ख़त्म हो चुका है और हमें हमारा चैम्पियन मिल चुका है। ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल, आपको आपकी जीत पर बहुत बहुत बधाइयाँ। ये आज का मैच इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसा मैच न पहले कभी किसी ने देखा था और न आगे कभी कोई देख पाएगा। एंड ये बात बिल्कुल सच थी। हानशेन अभी के लिए अपनी जीत से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई था, लेकिन वो एक बात से अनजान था कि उनकी इस कंपटीशन को एक इंसान दूसरे प्लेनेट से बैठा देख रहा था। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि होली हॉल के एक एल्डर प्रोफेसर शैन थे। होली हॉल हर तरह की हाइपर जीनाट को मैन्युफैक्चर करता था, लेकिन मार्केट में रिलीज़ करने से पहले उन्हें उसे प्रॉपरली टेस्ट कर उसके पॉजिटिव रिजल्ट गवर्नमेंट को दिखाने होते थे। अभी के लिए प्रोफेसर शैन ने एक मार्शल आर्ट बनाई थी जिसका नाम यिन यांग ब्लास्ट था। ये काफ़ी अच्छी मार्शल आर्ट थी, लेकिन जब दो लोगों ने इसे प्रैक्टिस किया था तो उनमें से एक मारा गया था एंड दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया था। इस वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था
कि अभी के लिए वो इस मार्शल आर्ट को बैन कर देंगे। प्रोफेसर शेन नहीं चाहते थे कि इन एंड ब्लास्ट जैसी कमाल की मार्शल आर्ट बैन हो। इस वजह से वो अभी के लिए एक ऐसा बंदा ढूंढ रहे थे जो इन एंड ब्लास्ट को प्रैक्टिस कर सके। पहले तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो नूचेंग को अपने इस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए चुनेंगे, क्योंकि नूचेंग का माइंड पानी के जैसा साफ था। लेकिन आज का मैच देखने के बाद उन्होंने अपना डिसीजन बदल लिया था और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो हान शेन को चुनेंगे, क्योंकि जहां नूचेंग एक प्योर एंजल जैसा था तो वहीं हान शेन एक खतरनाक और शातिर डेविल जैसा, जो क्रिटिकल मोमेंट में काफ़ी अच्छे डिसीजन ले सकता था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अभी के लिए हान शेन को अपने इस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए चुनेंगे। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। अभी के लिए यान रेन और हान शेन आमने सामने खड़े हुए थे। यान रेन हान शेन से कहती है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। हान शेन पहले तो मना करता है, लेकिन फिर वो मान जाता है एंड जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है उसे किस करना शुरू कर देती है। असल में यान रेन ने हान शेन को प्रॉमिस किया था अगर वो सैंडम मिलिट्री स्कूल को 0 स्कोर के साथ वापस घर भेज देगा तो वो हान शेन को किस करेगी। एंड अभी के लिए वो अपनी वही डील कंप्लीट कर रही थी। लेकिन तभी अचानक से हान शेन के पास एक कॉल आती है। हान शेन उस कॉल को कट करने जाता है, लेकिन गलती से उससे वो कॉल पिक हो जाती है एंड उस मोमेंट पर उसे रियलाइज़ होता है कि ये एक वीडियो कॉल थी, वो भी पिंगुइंग की तरफ से। पिंगुइंग अभी के लिए नहा रही थी एंड उसने नहाते वक्त ही हान शेन को कॉल किया था। वो जल्दी से कहती है, सॉरी मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। वैसे हान शेन, मैंने तुम्हें एक कॉल ये बताने के लिए की थी कि 20 सोल का ऑक्शन 3 दिनों बाद शुरू हो जाएगा। ये कहकर वो जल्दी से कॉल कट कर देती है। इधर यान रेन अभी के लिए गुस्से में आग बबूला हो गई थी। उसे अभी के लिए हान शेन पर गुस्सा आ रहा था एंड वो हान शेन को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। हान शेन उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, तब जाकर वो मानती है। इधर हमें पता चलता है कि पिंगुइंग ने जानबूझकर जब हान शेन और यान रेन किस कर रहे थे उस मोमेंट पर फ़ोन किया था। पूरे स्कूल में उसके काफ़ी सारे जासूस थे एंड उन लोगों ने पिंगुइंग को इस बारे में बताया था। हान शेन और यान रेन का झगड़ा कराने के लिए ही उसने उस मोमेंट पर फ़ोन किया था। खैर 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिनों बाद वो ऑक्शन शुरू हो जाता है। सभी लोग ऑक्शन में रखी हुई 20 सोल देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे। अब सभी को रियलाइज़ हो रहा था कि वॉरियर गॉड क्लब की जो रेपुटेशन थी वो क्लब उसे सच में डिज़र्व करता था। हान शेन अपने पास पैसे न होने की वजह से एक भी 20 सोल नहीं खरीद पाता है। फाइनली स्केर्ड ब्लड रैंक के वो पंक ऑक्शन के लिए आते हैं एंड लिन पैंग उन्हें 25 करोड़ में खरीद लेता है। जिसके बाद वो ट्राइडेंट ऑक्शन के लिए आता है और शैंटियान उस ट्राइडेंट को 33 करोड़ में खरीद लेता है। अभी के लिए हान शेन काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहा था एंड वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं पिंगुइंग जाते हुए हान शेन को देख रही थी एंड पता नहीं पर मन ही मन ज़रूर कुछ तो सोच रही थी। वहाँ से निकलकर हान शेन अभी के लिए स्टील आर्मर बेस में घूम रहा था। तभी अचानक से आसमान काला हो जाता है। जब वो आसमान में देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आसमान में अभी के लिए एक बड़ा सा आइलैंड था जो हवा में उड़ रहा था। इतने बड़े आइलैंड को देखकर पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन जब उसे समझ आता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं एंड वो चौंक कर कहता है, ये तो एक डिवाइन आइलैंड है। डिवाइन आइलैंड एक खास तरह का आइलैंड होता था जो हवा में उड़ सकता था। डिवाइन आइलैंड की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर हमेशा एक स्केर्ड ब्लड रैंक का बीस्ट हुआ करता था, पर डिवाइन आइलैंड का स्केर्ड ब्लड रैंक का बीस्ट एक नॉर्मल स्केर्ड ब्लड रैंक के बीस्ट से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था एंड वो काफ़ी ज़्यादा रेयर भी हुआ करता था। साथ ही साथ अगर कोई डिवाइन आइलैंड के स्केर्ड ब्लड रैंक के बीस्ट को मारता था तो उसे गारंटेड एक स्केर्ड ब्लड रैंक की बीस्ट सोल ज़रूर मिलती थी। इस वजह से उस आइलैंड को देखकर हान शेन काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन वो आइलैंड हवा में 10 किलोमीटर ऊपर था। ऐसे में जिन लोगों के पास पंख नहीं थे वो चाहकर भी उस आइलैंड पर नहीं जा सकते थे। हान शेन मन ही मन सोचते हुए कहता है, पिंगुइंग अब ज़रूर पछता रही होगी। उस ऑक्शन में उसने अपने पास मौजूद स्केर्ड ब्लड रैंक के वो पंख बेच दिए थे। अगर उसके पास अभी के लिए उस स्केर्ड ब्लड रैंक के पंख होते तो वो
इनका यूज़ कर कर इस आइलैंड पर जा सकती थी, लेकिन अब उसके पास वो पंख नहीं हैं। ऐसे में अगर उसे दोबारा से लिन फेंग से वो पंख लेने भी हैं तो उसे डबल कीमत देनी होगी। बेचारी का आज बहुत लॉस हुआ है। पर हानशेन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हानशेन जल्दी से झाड़ियों में जाता है एंड खुद को कॉइन में बदल लेता है। वो अपने पंख निकालता है एंड उड़कर उस आइलैंड की तरफ जाने लगता है। कॉइन को इतने दिनों बाद देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे। कॉइन तेजी से आइलैंड की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन थोड़ा ऊपर पहुंचने के बाद वहां पर उसे एक इंसान दिखता है। उसके पास पंख देखकर पहले तो उसे ये लगता है कि हवा में उड़ रहा ये बंदा ज़रूर लिन फेंग होगा, क्योंकि पूरे स्टील आर्मर बेस में उसके अलावा अगर किसी के पास पंख थे तो वो सिर्फ लिन फेंग था। पर जब हानशेन ध्यान से उसके पास जाकर देखता है तब उसे समझ आता है कि ये बंदा असल में लिन फेंग नहीं बल्कि शैंटियान है। शैंटियान जब कॉइन को देखता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है एंड वो कॉइन को मारने के लिए उस पर हमला करने लगता है। लेकिन कॉइन अभी के लिए बहुत ही आसानी से उसका सामना कर पा रहा था। उल्टा वो तो शैंटियान पर भारी भी पड़ रहा था। नीचे से जो ये मुकाबला देख रहे थे उन सभी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। अब सबको समझ आ रहा था कि कॉइन असल में कितना ज़्यादा पावरफुल है। अभी वो दोनों लड़ ही रहे थे तभी वहाँ पर थम भी आ जाता है। थम को वहाँ देखकर शैंटियान जल्दी से कहता है, थम, अगर तुम कॉइन को मारने में मेरा साथ देते हो तो बदले में मैं तुम्हें एक स्केयर्ड ब्लड रैंक का आर्मर दूंगा। थम की कॉइन से कोई खास दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अभी के लिए उसे जो लालच दिया गया था वो भी कोई छोटा लालच नहीं था। आखिर कोई किस तरह एक स्केयर्ड ब्लड रैंक के आर्मर को अवॉइड कर सकता था। साथ ही साथ थम ये भी तो नहीं जानता था कि कॉइन और हानशेन दोनों एक ही हैं। अगर वो जानता होता तो शायद वो शैंटियान का साथ नहीं देता, लेकिन अभी के लिए वो सच्चाई से अनजान था, इसलिए वो शैंटियान का साथ देने के लिए तुरंत मान जाता है एंड अब वो दोनों साथ मिलकर कॉइन पर हमला करने लगते हैं। शैंटियान जल्दी से कॉइन पर हमला करता है, लेकिन कॉइन अपने स्वॉर्ड से उसके हमले को इजीली ब्लॉक कर उसे कई कदम पीछे भेज देता है। इधर जल्दी से थम पीछे से आता है एंड पीछे से कॉइन पर हमला करता है, लेकिन कॉइन उसके हमले को भी ब्लॉक कर देता है। सभी लोग कॉइन को थम और शैंटियान से अकेले लड़ता देख अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब फील कर रहे थे। क्विंजुआन भी इस मुकाबले को देख रही थी एंड कॉइन की पावर ने उसे भी चौंका दिया था। पूरे स्टील आर्मर बेस में शैंटियान को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी की कॉइन से कोई खास दुश्मनी नहीं थी। इस वजह से सभी लोग अभी के लिए कॉइन को अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से हवा में एक और इंसान आ जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि पिंकविंग थी एंड पिंकविंग सीधा जाकर अभी के लिए शैंटियान और थम का साथ देने लगती है। असल में पिंकविंग शैंटियान की कज़न थी, ऐसे में वो शैंटियान का साथ तो देने ही वाली थी। शैंटियान, पिंकविंग और थम तीनों एक साथ कॉइन से फाइट करने लगते हैं। कॉइन जो अब तक शैंटियान और थम पर हावी हो रहा था वो अभी के लिए पिंकविंग के आ जाने की वजह से थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा था। वो अकेला इन तीनों का सामना नहीं कर सकता था। ऐसे में वो किसी तरह इन लोगों के अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा था। उन लोगों की फाइट काफ़ी देर तक चलती है। सभी लोग जो नीचे से इस फाइट को देख रहे थे वो कॉइन की जीतने के लिए प्रे करने लगते हैं। इधर उन लोगों से थोड़ी देर तक लड़ने के बाद कॉइन समझ गया था कि वो अकेला इन तीनों को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है और तेज़ी से भागते हुए उस डिवाइन आइलैंड पर आ जाता है। वो लोग भी कॉइन का पीछा कर रहे थे, लेकिन कॉइन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। कुछ ही पलों में कॉइन डिवाइन आइलैंड पर पहुंच चुका था। वहां पहुंचकर जब वो आसपास देखता है तो उसकी नज़रें एक बड़े से पेड़ पर पड़ती हैं, जिसके नीचे अभी के लिए एक स्केयर्ड ब्लड रैंक की बीस्ट मौजूद थी। कॉइन जब उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि एक वॉरियर है जिसके हाथों में एक बड़ी सी स्वॉर्ड भी है। कॉइन अच्छी तरह से समझ रहा था कि ये स्केयर्ड ब्लड रैंक की बीस्ट बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होगी, इस वजह से उसे कम आंकने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। वो जल्दी से जाकर छिप जाता है एंड इस बीस्ट के एक्शंस को देखने लगता है। इधर हमें अभी के लिए शैंटियान, पिंकविंग और थम को दिखाया जाता है, जो लगभग 15-20 मिनट बाद वहाँ पर पहुँच गए थे। जब वो आसपास देखते हैं
तो उन्हें वहाँ पर कहीं भी कॉइन नहीं दिखता है एंड वो लोग कॉइन की तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें कॉइन नहीं मिलता है तो शैंटियान आवाज़ देकर कहता है, कॉइन मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं आसपास छिपे हुए हो। देखो, अभी के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। अगर तुम इस कैटबर्ड रैंक के बीस्ट को मारने में हमारी मदद करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा। तो ये सुनकर कॉइन मुस्कुराते हुए कहता है, देख भाई, मुझे 5 करोड़ रुपए नहीं चाहिए। अगर तू चाहता है कि मैं इस बीस्ट को मारने में तेरी मदद करूं तो उसके बदले में तुझे मुझे एक स्केटबर्ड रैंक की बीस्ट सोल देनी होगी। उसकी बात सुनकर शैंटियान जल्दी से कहता है, नहीं, ये डील बिल्कुल भी फेयर नहीं है। वहीं पिंकविंग भी कहती है, तुम कुछ ज़्यादा ही डिमांड रख रहे हो। देखो, हम 5 करोड़ को 10 करोड़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कीमत देने के लिए हम भी तैयार नहीं हो सकते हैं। तो कॉइन कहता है, ठीक है, फिर मुझे इस डील को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर इस बात से पिंकविंग चिढ़ चुकी थी। वो जल्दी से आसपास देखती है एंड फाइनली उसे कॉइन की लोकेशन पता चल जाती है। वो कॉइन पर अपने बो और एरो से हमला कर देती है। उसके हमलों से बचने के लिए कॉइन जल्दी से छिपी हुई जगह से बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, शैंटियान और थम उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो लोग किसी भी तरह कॉइन को मारना चाहते थे। कॉइन अकेला ही फिर से इन तीनों से फाइट करने लगता है, लेकिन वो समझ गया था कि वो चाहकर भी इन तीनों को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो तेज़ी से भागने लगता है। अभी के लिए उसने अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा ली थी और वो तेज़ी से उस कैटबर्ड रैंक के बीस्ट की तरफ बढ़ रहा था। वहीं कॉइन को उस कैटबर्ड रैंक के बीस्ट की तरफ जाता देख पहले तो तीनों को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन तभी थम को कुछ रियलाइज़ होता है एंड वो कहता है, ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। इधर कॉइन तेज़ी से उस कैटबर्ड रैंक के बीस्ट के पास पहुंच जाता है। वो बस अब उससे टकराने ही वाला था, लेकिन तभी वो अपनी डायरेक्शन बदलता है एंड सीधा आसमान में उड़ जाता है। लेकिन अपने इस मोमेंट से उसने उस कैटबर्ड रैंक के बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। उस कैटबर्ड रैंक की बीस्ट जल्दी से कॉइन का पीछा करना शुरू कर देती है। वो अब कॉइन को मारने के लिए उसका पीछा कर रही थी। वो जल्दी से कॉइन पर हमला करती है। उसकी स्वॉर्ड तेजी से कॉइन की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर कॉइन जल्दी से अपने स्पेयर से उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस कैटबर्ड रैंक के बीस्ट के हमले से उसका स्पेयर 2 टुकड़ों में कट जाता है। उसने अपना ये म्यूटेंट रैंक का बीस्ट सोल स्पेयर खो दिया था। कॉइन जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो बीस्ट जल्दी से कॉइन के पास पहुँच जाती है एंड उस पर दूसरा हमला करती है। ये देखकर कॉइन जल्दी से अपने पास से एक म्यूटेंट रैंक की स्वॉर्ड निकालता है एंड दोबारा से उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। लेकिन उस कैटबर्ड रैंक के बीस्ट के हमले से ये स्वॉर्ड भी 2 टुकड़ों में कट जाती है। लेकिन इससे कॉइन को मौका मिल गया था एंड उसने उस कैटबर्ड रैंक के बीस्ट से काफ़ी ज़्यादा दूरी बना ली थी। अब उस बीस्ट की नज़रें पिंकविंग, शैंटियान और थम पर चली गई थी और वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख शैंटियान कहता है, कॉइन तुम हमें ज्वाइन कर लो, बदले में हम तुम्हें अच्छा रिवॉर्ड देंगे। कॉइन भी समझ गया था कि वो अकेला इस बीस्ट को नहीं मार पाएगा, इसलिए वो इन तीनों को ज्वाइन कर लेता है। वो चारों एक साथ मिलकर उस बीस्ट से फाइट करने लगते हैं। उनकी फाइट वक्त के साथ और ज़्यादा खतरनाक होती जाती है। ये लोग 4 थे, लेकिन 4 होने के बावजूद ये उस बीस्ट पर हावी नहीं हो पा रहे थे। कॉइन थोड़ा सोचता है, लेकिन जब उसे और कोई रास्ता नहीं दिखता है तो वो शैंटियान से कहता है, अभी के लिए मुझे जल्दी से एक कैटबर्ड रैंक का वेपन दो ताकि मैं इसका सामना कर सकूं। लेकिन उन तीनों में से किसी को भी अभी के लिए कॉइन पर ट्रस्ट नहीं था। इस वजह से शैंटियान, पिंकविंग और थम तीनों ही उसे वेपन देने से मना कर देते हैं। उन तीनों को ऐसा करता देख अब कॉइन को भी गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है, ठीक है, अगर तुम लोग मुझे वेपन नहीं दे सकते हो तो मैं भी अब तुम्हें आगे की फाइट में ज्वाइन नहीं करूँगा। ये कहकर कॉइन तेज़ी से वहाँ से जाने लगता है। कॉइन के पीछे हटने की वजह से शैंटियान, पिंकविंग एंड थम इन तीनों की पावर कम हो गई थी। ये तीनों कोशिश तो करते हैं, लेकिन चाहकर भी
उस बीस्ट का सामना नहीं कर पाते हैं एंड ये तीनों भी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। भागते वक्त वो बीस्ट इन लोगों पर कई सारे हमले करता है, लेकिन लकीली थंब अपने पास मौजूद स्केयर्ड रैंक की उस शील्ड से उसके हर एक हमले को रोक देता है। लेकिन इस चक्कर में उसकी उस स्केयर्ड रैंक की शील्ड पर कई सारे क्रैक्स आ गए थे, क्योंकि इस बीस्ट के हमले हद से ज़्यादा पावरफुल थे। पर लकीली इन लोगों ने अपनी जान बचा ली थी। अपनी जान बचाकर ये सभी स्टील आर्मर बेस लौट आते हैं। रात का सीन था। कॉइन अभी के लिए झाड़ियों में छुपा हुआ था। उसने डिसाइड किया था कि वो जाकर दोबारा से उस स्केयर्ड रैंक के बीस्ट से फाइट करेगा, क्योंकि आज उसने उस स्केयर्ड रैंक के बीस्ट के साथ फाइट में अपने 2 म्यूटेंट रैंक के वेपन खो दिए थे। ऐसे में उसे काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था एंड इतने लॉस के बावजूद अगर वो उस स्केयर्ड रैंक के बीस्ट को नहीं मारता तो उसके लिए सच में ये काफ़ी ज़्यादा असहनीय बात हो जाती। कॉइन के पास वैसे तो कोई स्केयर्ड रैंक का वेपन नहीं था, लेकिन उसके पास स्केयर्ड रैंक की घोस्ट बटरफ्लाई का वो बूमरैंग था। लेकिन दुख की बात ये थी कि कॉइन उसका यूज़ सिर्फ एक ही बार कर सकता था। इस वजह से उसे सोच समझकर उसका यूज़ करना था। कॉइन जल्दी से उड़कर डिवाइन आइलैंड पर आ जाता है एंड छिपकर उस स्केयर्ड रैंक के बीस्ट की मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करने लगता है। वो जल्दी से खुद को फेरी क्वीन में बदल लेता है, क्योंकि फेरी क्वीन में बदलने से आसपास की चीज़ें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती थी एंड वो हर चीज़ को बहुत ही स्लो मोशन में देख सकता था। ऐसे में उसे इसका फ़ायदा भी के लिए होने वाला था। वो जल्दी से अपने पास से बो और एरो निकालता है एंड उस बीस्ट पर हमला कर देता है। उसका हमला उस बीस्ट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो बीस्ट उसके हमले को देखता है तो वो तुरंत अलर्ट हो जाता है एंड उसके हमले से बच जाता है। ये देखकर कॉइन समझ गया था कि दिन से ज़्यादा रात में ये बीस्ट अलर्ट रहता है। ऐसे में कॉइन को सोच समझकर इस पर हमला करना था। कॉइन मौके की तलाश में वहाँ पर छिपा रहता है एंड फाइनली जब उसे मौका मिलता है तो वो जल्दी से झाड़ियों से बाहर आकर उस बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। वो बीस्ट कॉइन को वहाँ पर देखकर तुरंत उसे मारने के लिए उसके पास आने लगता है। ये देखकर कॉइन जल्दी से उसके हमले से बचता है एंड जल्दी से अपने पास से घुस तितली का बूमरैंग निकालकर उससे उस बीस्ट पर हमला कर देता है। वो बूमरैंग हवा में घूमता हुआ सीधा जाकर उस बीस्ट की स्वॉर्ड से टकरा जाता है एंड टकराते ही फ्लेम्स में बदल जाता है। वो फ्लेम्स पूरी तरह से उस बीस्ट को कवर कर लेती हैं एंड उसे जलाना शुरू कर देती हैं। कुछ ही पलों में उन फ्लेम्स ने उस बीस्ट को जलाकर राख कर दिया था। सच में घोस्ट तितली के बूमरैंग की पावर बहुत ज़्यादा थी। इधर बीस्ट के मरते ही हानशेन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, स्केयर्ड रैंक की बीस्ट होली एंजल मारी गई। आपको होली एंजल की बीस्ट सोल हासिल हुई है। इसका मीट कंज्यूम नहीं किया जा सकता है। होली एंजल के मरने से हानशेन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो जल्दी से अपनी इस नई बीस्ट सोल को बाहर निकालता है, लेकिन जब वो उसका डिस्क्रिप्शन चेक करता है तो उसकी खुशी तुरंत दुख में बदल जाती है, क्योंकि ये होली एंजल बीस्ट सोल असल में एक पेट टाइप की बीस्ट सोल थी। देखने में तो एक यंग लड़की थी जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन पेट टाइप की होने की वजह से ये हानशेन के काम की तब तक नहीं थी जब तक कि इवॉल्व नहीं होती थी। एंड हानशेन अच्छी तरह से जानता था एक स्केयर्ड रैंक के पेट को इवॉल्व करना इतना ज़्यादा मुश्किल होता था। ऐसे में उसकी खुशी कुछ ही पलों में गम में बदल गई थी। लकीली उसे होली एंजल की वो स्वॉर्ड हासिल हुई थी जो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि एक स्केयर्ड रैंक की शील्ड पर भी मार्क्स छोड़ सकती थी। ऐसे में हानशेन इसका यूज़ कर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक्स कर सकता था। इस वजह से अभी के लिए वो थोड़ा शांत था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो चाहकर भी शैंटियान, थम और पिंकविंग के सामने इस स्वॉर्ड का यूज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो उनके सामने इसका यूज़ करता तो वो लोग तुरंत पहचान जाते कि ये स्वॉर्ड होली एंजल की है एंड वो लोग तुरंत समझ जाते कि कॉइन और हानशेन दोनों एक ही हैं। खैर, लेकिन बाकी समय इसका हानशेन यूज़ कर सकता था, इस वजह से वो खुश भी था
उसका काम हो चुका था। वो तो मन ही मन ये सोच रहा था कि शैंटियान जब अगली बार यहाँ पर आएगा एंड उसे होली एंजल नहीं दिखेगी तो वो बेचारा तो दुख से पागल ही हो जाएगा। हानचैन वहाँ से स्टील आर्मर बेस लौट आता है एंड सीधा ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के लिए टेलीपोर्ट हो जाता है। अगले दिन वो ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल में घूम ही रहा था, तभी उसके पास पिंकविन का कॉल आता है। वो जैसे ही कॉल उठाता है तो उसे पिंकविन दिखती है जो अभी के लिए नहा रही थी। हानचैन उसे गुस्से में कहता है, क्या तुम मुझे नहाने के बाद सही समय देखकर कॉल नहीं कर सकती हो? तो इस पर पिंकविन उसकी नाराज़गी को इग्नोर कर देती है एंड वो हानचैन से कहती है, हानचैन अभी के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। तुमने उस डिवाइन आइलैंड को तो देखा ही होगा ना? तो इस पर हानचैन कहता है, हाँ मैंने उसे देखा है, लेकिन मेरे पास विंग्स नहीं है। ऐसे में मैं चाहकर भी उस बीस्ट का शिकार नहीं कर सकता हूँ जो उस डिवाइन आइलैंड पर मौजूद है। तो इस पर पिंकविन कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। तुम्हें शिकार में थम और शैंटियान को ज्वाइन करना है। उस बीस्ट के शिकार में अगर तुम शैंटियान और थम को ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स दूंगी। इस पर हानचैन कहता है, अभी के लिए मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर तुम रिवॉर्ड्स की बात ही कर रही हो तो तुम्हें मुझे एक स्केयर्ड ब्लड रैंक का वेपन बेचना होगा। तो इस पर पिंकविन कहती है, मेरे पास अभी भी वो ट्राइडेंट है। अगर तुम उसे खरीदना चाहते हो तो मैं तुम्हें उसे 15 करोड़ में दे सकती हूँ। ये सुनकर हानचैन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसके पास पहले से ही 6 करोड़ रुपए थे। अगर वो अपनी सिल्वर किलर को बेच देता तो उसके पास थोड़े और पैसे आ जाते एंड अगर पैसे कम पड़ते तो अपने पास मौजूद उस म्यूटेंट रैंक के काले पंखों वाले बीस्ट की 20 सोल को वो बेच देता, जिससे उसके पास इजीली 15 करोड़ रुपए आ जाते। इस वजह से अभी के लिए वो मान गया था। वैसे भी वो जानता था कि डिवाइन आइलैंड पर कुछ नहीं है। अब शैंटियान वहाँ पर जाएगा भी तो उसे कोई बीस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे तो हानचैन पहले ही मार चुका था। ऐसे में इस मौके का फ़ायदा उठाकर हानचैन कुछ बेनिफिट्स हासिल करना चाहता था। इस वजह से वो पिंकविन की डील के लिए मान गया था। शिकार के लिए उसे पंख पिंकविन देने वाली थी। ये भी वजह थी कि हानचैन इस डील के लिए मान गया था। हानचैन अगले दिन स्टील आर्मर बेस आ जाता है एंड पिंकविन से वो पंख लेने के बाद वो सीधा जाकर शैंटियान से मिलता है। शैंटियान उसे धमकी देते हुए कहता है, पिछली बार तुमने जो किया था, अभी के लिए अगर तुमने दोबारा से वैसा किया तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार तो क्वीन जुआन ने तुम्हें मुझसे बचा लिया था। ऐसे में तुम इजीली मेरी 20 सोल चुरा कर भाग गए थे, लेकिन इस बार अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें क्वीन जुआन भी नहीं बचा पाएगी। इस पर हानचैन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। इसके बाद वो तीनों अपने पंख निकालते हैं एंड तेजी से उड़ते हुए डिवाइन आइलैंड पर जाने लगते हैं। हानचैन मन ही मन कहता है, शैंटियान जब तुम डिवाइन आइलैंड पर जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा एंड मैं उस मोमेंट पर तुम्हारे एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ। तुम्हें मैंने काफ़ी टाइम से दुखी नहीं देखा है एंड मुझे अब तुम्हें दुखी देखने की काफ़ी इच्छा हो रही है। ऐसे में मैं उस मौके को कैसे गंवा सकता हूँ। वो तीनों उड़ते हुए कुछ देर बाद डिवाइन आइलैंड के ऊपर पहुँच गए थे, लेकिन जब वो लोग उस बड़े से पेड़ के पास पहुँचते हैं जिसके पास वो बीस्ट हमेशा मौजूद रहती थी, तो उन्हें वहाँ पर वो बीस्ट नहीं मिलती है। थम जल्दी से अपनी दूरबीन से आसपास देखता है, लेकिन उसे आसपास भी कहीं वो बीस्ट नहीं दिखती है। वो लोग पूरा का पूरा डिवाइन आइलैंड छान मारते हैं, लेकिन उन्हें वो बीस्ट नहीं दिखती है। एंड फाइनली शैंटियान समझ जाता है कि कॉइन उस बीस्ट को पहले ही मार चुका है। अभी के लिए जैसी उसे ये बात समझ आई थी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसकी नफरत कॉइन के लिए और ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि कॉइन की वजह से उसने हमेशा ही बहुत सारी चीज़ें खोई थी। वो लोग वहाँ से लौट आते हैं एंड हानचैन अब वहाँ से सीधा
स्टील आर्मर बेस लौट आता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि कल जब पिंकू इंकू ये पता चला था कि क्वाइन पहले ही उस आइलैंड पर मौजूद बीस्ट को मार चुका है एंड उन्हें इस डील में कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तो इस वजह से पेंगुइन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुई थी। पर अच्छी बात ये थी कि उसने हाइंशन से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा था। उसने हाइंशन को वो ट्राइडेंट बेच दिया था। अभी के लिए हाइंशन के पास एक स्केयर्डबर्ड रैंक का वेपन आ गया था। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब वो इसका यूज़ कर कर आसानी से कई सारे बीस्ट को मार सकता था, वो भी स्केयर्डबर्ड रैंक के। उसके पास स्केयर्डबर्ड रैंक का वेपन आ गया था। इस वजह से उसने डिसाइड किया था कि अब वो उस फॉक्स किंग के शिकार पर जाएगा। वो अपनी प्लानिंग कर ही रहा था, तभी अचानक से उसके पास क्वीन जुआन का कॉल आता है। क्वीन जुआन का कॉल देखकर वो सोच में पड़ जाता है, अब क्वीन जुआन मुझे किस नए मिशन पर भेजना चाहती है। हानशन जैसे ही उसका कॉल पिक करता है, क्वीन जुआन उसे स्टील आर्मर बेस बुला लेती है। अभी के लिए हानशन क्वीन जुआन के ऑफिस में था। क्वीन जुआन उसे बताती है, अभी के लिए होली हॉल के एल्डर शैन तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर हानशन शॉक हो जाता है एंड शॉक होकर कहता है, प्रोफेसर शैन आखिर मुझे असिस्टेंट क्यों बनाना चाहते हैं? क्या मैं इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर सकता हूँ? मैं पहले ही इंपीरियल स्टील इंडस्ट्री का स्पोक्स पर्सन बनकर परेशान हो चुका हूँ। अब मैं किसी और ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर क्वीन जुआन उसे समझाते हुए कहती है, देखो हानशन, भले ही होली हॉल और इंपीरियल स्टील इंडस्ट्री दोनों मिलिट्री के लिए काम करती हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अगर तुम होली हॉल में प्रोफेसर शैन के एक असिस्टेंट बन जाते हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तुम कई तरह की हाइपर जीनाट्स को बिना किसी रोक टोक के सीख पाओगे, उन्हें बहुत ही इजीली परचेज कर पाओगे, क्योंकि प्रोफेसर शैन होली हॉल के एक काफ़ी इज्जतदार एल्डर हैं एंड उनकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। ऐसे में तुम्हें ये बेनिफिट्स काफ़ी इजीली मिल जाएंगे। फिर भी क्या तुम इस ऑफ़र को रिजेक्ट करना चाहते हो? इस पर हानशन हिचकिचाते हुए कहता है, कैप्टन, मैं अभी के लिए होली हॉल को ज़्यादा अच्छी तरह नहीं जानता हूँ, साथ ही साथ मैं प्रोफेसर शैन को भी अच्छी तरह नहीं जानता हूँ, एंड ऐसे में मैं भला किस तरह उनका असिस्टेंट बन सकता हूँ। इस पर क्वीन जुआन उसे बताती है, प्रोफेसर शैन ने तुम्हारा और नूचेंग का ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग मैच देखा था। उसमें उन्होंने तुम्हारी पावर को रिकॉग्नाइज कर लिया था एंड इस वजह से उन्होंने अभी के लिए तुम्हें चुना है। इस पर हानशन सोचते हुए कहता है, कैप्टन, आप ये जितना आसान बता रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना ज़्यादा लकी हो सकता हूँ। ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ बहुत अजीब है एंड मुझे अभी के लिए खतरा भी फील हो रहा है। वैसे आप बताइए, क्या मुझे ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए? तो इस पर क्वीन जुआन कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि होली हॉल हमारी स्पेशल टीम से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड वहाँ पर तुम्हारे ग्रोथ के लिए काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं। तो इस पर हानशन मुस्कुराते हुए कहता है, कि आप ये चाहती हैं कि मैं स्पेशल टीम छोड़ दूँ? तो इस पर क्वीन जुआन कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम स्पेशल टीम छोड़ो। अब से कुछ ही महीनों में मैं इवॉल्व हो जाऊंगी एंड अगले डेमन वर्ल्ड में चली जाऊंगी। तब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें स्पेशल टीम का अगला लीडर बनाऊं। मेरे जाने के बाद तुम इस स्पेशल टीम को संभालो और इसे और आगे लेकर जाओ। क्वीन जुआन की बात सुनकर हानशन मुस्कुराने लगता है एंड मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है कैप्टन, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अभी के लिए होली हॉल को ज्वाइन नहीं करूँगा। आप प्रोफेसर शैन को बता दीजिए कि मैंने उनका ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया है। ये सुनकर क्वीन जुआन भी मुस्कुराने लगती है। वो समझ गई थी कि हानशन को बेनिफिट्स के बारे में बताकर ललचाया नहीं जा सकता है। वो अपने डिसीजन अपने मन के हिसाब से लेता है एंड उसे ईजिली कोई भी बेनिफिट्स का झांसा देकर
फंसा नहीं सकता है एंड उसे अपनी स्पेशल टीम के लीडर के तौर पर ऐसा ही बंदा चाहिए था। वो मन ही मन कहती है, अगर हानशेन मुझसे उम्र में बड़ा होता तो मैं उसके बारे में ज़रूर सोचती, लेकिन वो मुझसे छोटा है एंड मैं कभी भी ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ जो मुझसे उम्र में छोटा हो। कहीं ना कहीं क्विंजुआन हानशेन को पसंद करने लगी थी, लेकिन उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस थे, इस वजह से उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर कर रखा था। इधर जब प्रोफेसर शेन को पता चलता है कि हानशेन ने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, तो उन्हें पहले तो भरोसा नहीं होता है, लेकिन फिर वो थोड़े निराश हो जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं एंड काफ़ी देर तक सोचने के बाद वो कहते हैं, लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अब मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही होगी। मैं हानशेन जैसे इंसान को अपना समय बर्बाद करने नहीं दे सकता हूँ। तो एक काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, ऐसे में तो एक नॉर्मल इंसान बनकर अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करे। मुझे किसी भी तरह उसे अपनी यिनेंग ब्लास्ट प्रैक्टिस करने के लिए मनाना होगा। एंड वो हानशेन को मनाने के नए नए रास्ते सोचने लगते हैं। एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।